आज का हमारा टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का। थर्ड टॉपिक जो हमारा था वो है हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। बहुत इजी टॉपिक है और सीबीएसई और आईएससी दोनों में ये मिक्स होकर आया था और टॉपिक्स के बीच में। इसमें बैलेंस शीट भी है, जो बैलेंस शीट का पोर्शन भी क्वेश्चन में आता है, तो वो भी इसमें सिखाया है मैंने आपको, देखिएगा। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी में जो टर्म कोलैटरल का मीनिंग होता है वो होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी से हमारा क्या मतलब है कि अगर कोई भी कंपनी बैंक से लोन ले रही है, उस लोन के बदले में कुछ गिरवी रखना पड़ता है, कुछ मॉर्गेज रखना पड़ता है। तो मॉर्गेज रखने के लिए जनरली कंपनीज प्राइमरी सिक्योरिटी के तौर पे एसेट्स को गिरवी रखते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, अपनी प्लांट या मशीनरी होगी उसको गिरवी रखते हैं। बट मार्जिन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एसेट्स अगर पूरी नहीं पड़ती हैं तो फिर कंपनी के पास एक राइट होता है कि वो अपने डिबेंचर्स को भी बैंक के पास गिरवी रख सकते हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी, एज सेकेंडरी सिक्योरिटी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1 करोड़ का हमने लोन लिया है बैंक से और बैंक ने हमें कहा है कि आपको 1.4 करोड़ की एसेट को गिरवी रखना पड़ेगा, तो व्हाट इफ हमारे पास 80 लाख की तो प्लांट एंड मशीनरी है या फिर हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है जो हम गिरवी रख रहे हैं, लेकिन अभी भी मार्जिन रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए 60 लाख की कमी है हमारे पास। तो कंपनी क्या कर सकती है, इन 60 लाख रुपीस के लिए अपने डिबेंचर्स को गिरवी रख सकती है, मॉर्गेज रख सकती है बैंक के पास, इसीलिए इसको सेकेंडरी सिक्योरिटी भी कहा जाता है। तो क्या हमें एसेट्स को गिरवी रखने की एंट्री बनानी पड़ती है? नहीं, हमने इस टॉपिक में सिर्फ लोन लेने की एंट्री बनानी है और उस लोन के बदले में जो अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स हम गिरवी रख रहे हैं हमें उसकी एंट्री बनानी है। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें एंट्रीज क्या बनने वाली है? सबसे पहली एंट्री जो बनने वाली है वो बनने वाली जब हम लोन लेते हैं। फॉर लोन टेकर, जब हमारी कंपनी बैंक से लोन लेती है तो वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आता है, तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होने वाला है, पैसा हमारे पास आ रहा है। लोन क्रेडिट क्यों हो रहा है? लोन क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो हमें क्रेडिट करना होता है, और जब हमारी लाइबिलिटी घटती है, रिड्यूस होती है, हमें उसे डेबिट करना होता है। जब हम लोन ले रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक लोन को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब जैसे कि हम देख सकते हैं अपने एग्जांपल में हमने कितने का लोन लिया है, 1 CR का लोन लिया है, 1 करोड़ का लोन लिया है, तो यहाँ पे अमाउंट कितनी डाल देंगे, 1 करोड़ एंड 1 करोड़। अब हमने डिबेंचर इशू करने की एंट्री बनानी है, डिबेंचर गिरवी रखने की एंट्री बनानी है। तो डिबेंचर गिरवी जब हम रख रहे हैं तो डिबेंचर इशू उस समय क्रेडिट में आते तो क्रेडिट में आ चुके हैं, लेकिन इन डिबेंचर्स को डेबिट किसमें किया जाए? तो कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि बैंक को डेबिट कर दिया जाए, लेकिन बैंक को डेबिट करने का मतलब तो ये होगा ना कि पैसा हम पे आ चुका है, पैसा तो हम पे ऑलरेडी आ चुका है। अब बैंक को डेबिट करने का मतलब ये होगा कि डिबेंचर्स अब बैंक को दे चुके हैं, लेकिन जब हमने लोन लिया है, कुछ गिरवी रखा है, तो क्या आज ही हम बैंक को वो डिबेंचर्स दे देंगे कि आज ही आप इसको रख लीजिए? ऐसा नहीं होता। डिबेंचर्स को गिरवी रखने का मतलब यह है कि अब इन डिबेंचर्स को हम किसी और को नहीं बेच सकते, लेकिन अगर हम लोन नहीं चुका पाएंगे उस दिन डिबेंचर बैंक के हो जाएंगे। तो आज हम इन डिबेंचर्स को अपने नॉर्मल डिबेंचर से थोड़ा अलग जगह रख देते हैं, उस डिफरेंट जगह का नाम है डिबेंचर सस्पेंस। तो हम नॉर्मल डिबेंचर से अपने जो कॉमन डिबेंचर जो पब्लिक को हम बेचते हैं, उन डिबेंचर से इन डिबेंचर को सेपरेट जगह पर रख देते हैं, साइड कर देते हैं, और उस जगह का नाम है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, जिसके अंदर हम इन डिबेंचर को रख देते हैं। सस्पेंस इसलिए भी यूज करते हैं क्योंकि अभी हमें नहीं पता है इन डिबेंचर्स का फ्यूचर क्या, हमारे होने वाले हैं, बैंक के होने वाले हैं। अगर हम ये लोन चुका देंगे तो ये डिबेंचर हमारे ही रहेंगे, नॉर्मल डिबेंचर में कन्वर्ट हो जाएंगे, हम इसको दोबारा बेच सकते हैं। लेकिन अगर ये लोन हम नहीं चुका पाए तो ये डिबेंचर बैंक के हो जाएंगे, और तब डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट हमारा क्लोज हो जाता है। तो हमें पहली एंट्री बनानी पड़ती है लोन लेने की, दूसरी एंट्री बनानी पड़ती है हमें डिबेंचर्स को गिरवी रखने की। तो हमने कितने डिबेंचर्स गिरवी रखे हैं बैंक के पास? हमने 60 लाख के डिबेंचर गिरवी रखे अपने एग्जांपल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 60 लाख एंड 60 लाख आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आने लग गए हैं। पहला तरीका है कि पास एंट्रीज विद कोलैटरल सिक्योरिटी, और दूसरा आने लग गया है पास एंट्रीज विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी। जब क्वेश्चन आपको बोलता है पास एंट्रीज विद कोलैटरल सिक्योरिटी, देन यू हैव टू पास दीस टू एंट्रीज। इसमें नरेशन आएगी पहले में बीइंग बैंक लोन टेकन, और दूसरे में आएगी बीइंग डिबेंचर्स केप्ट एज कोलैटरल सिक्योरिटी। लेकिन जब क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको पास एंट्रीज विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी, तब आपको सिर्फ एक ही एंट्री बनानी है जो कि लोन लेने की है, और आपको इशू वाली जो डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी में हम रख रहे हैं इसकी एंट्री आपको नहीं बनानी है, कि क्वेश्चन ने आपको मना किया कि विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी आप एंट्री बनाइए। उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, उस सिचुएशन में इसकी नरेशन में ही आपको मेंशन करना होगा कि बीइंग लोन टेकन फ्रॉम द बैंक एंड डिबेंचर्स केप्ट एज कोलैटरल सिक्योरिटी। उसमें फिर आपको यहाँ पे नरेशन में ही मेंशन करना होगा, उसमें फिर आपको दूसरी एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप नरेशन में मेंशन नहीं करेंगे कि डिबेंचर्स हमने कोलैटरल सिक्योरिटी में रखे हैं, तो उसके भी आपको मार्क्स, उसकी भी उसमें आपके मार्क्स कटेंगे।
अब इसको हमने बैलेंस शीट में प्रेजेंट भी करना है, तो बैलेंस शीट में प्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है जिसमें हमने कोलैटरल सिक्योरिटी का जितने ही पॉइंट्स हैं उनको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है। तो बैलेंस शीट का जो एक्सट्रैक्ट ये है, इसमें कैसा फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट में, नोट नंबर में हमने जितने ही पॉइंट्स लिखते हैं उनको नोट नंबर में लिखना होता है कि फिर उनको नोट्स टू अकाउंट में एक्सप्लेन भी करना होता है कि किस पॉइंट के अंदर हमने क्या लिखा है। तो सबसे पहली हेडिंग जो हमारी यहां पे आने वाली, दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटी, जो हमारी मेन हेडिंग है। उसके बाद हमारा सबसे पहला जो इसके अंदर हेड आएगा, वैसे तो शेयर होल्डर फंड आता है, लेकिन शेयर होल्डर फंड हमारे इसमें यूज नहीं हो रहा है। सबसे पहला जो हमारे इसमें यूज हो, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आएगा, ए पॉइंट, वो आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या है, नोट नंबर में लिखते हैं 1। इस 1 को एक्सप्लेन हम करेंगे नोट्स टू अकाउंट में। नोट्स टू अकाउंट से जो वैल्यू आएगी वो हमने यहां पे इस वैल्यू में डाल दी। उसके बाद हम टोटल कर देते हैं और कुछ इसके अंदर नहीं आएगा, वो टोटल यहां पे आ जाता है। फिर हम चलते हैं एसेट साइड में, नंबर 2 डालेंगे हम लोग एसेट्स। एसेट्स में हमारी बस एक ही एसेट यूज हो रही है, वो भी करंट एसेट। उस करंट एसेट का नाम क्या, कैश एंड बैंक बैलेंस। इसके आगे हम लिख देंगे नोट नंबर 2 और अमाउंट ये यहां पे आ जाएगी और फिर टोटल हो जाएगा। यहां पे भी ये हमारा टोटल हो जाएगा। लेकिन इस नोट नंबर को हमने सॉल्व कैसे करना है, इस नोट नंबर को सॉल्व करने के लिए हमें नेक्स्ट पेज में देखना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट, जो कि ये है। तो नोट नंबर 1 में हमारा क्या था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर हमने क्या दिखाना है, सबसे पहले बैंक लोन, जो कि बैंक लोन हमारा कितने रुपए का था, वो जो एग्जांपल हमने लिया था 1 CR का था, तो 1 करोड़ में यहां पे लिख देता हूं आपके लिए। तो बैंक लोन हमारा 1 करोड़ का था, तो हमने 1 करोड़ यहां पे लिख दिया। उसके बाद डिबेंचर जो हमने इशू किए थे, मॉर्गेज किए थे, गिरवी रखे थे, वो कितने के थे हमारे। डिबेंचर्स भी हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है, जैसे कि बैंक लोन है। तो डिबेंचर्स हमारे कितने के थे, 60 लाख रुपीस के थे। और डिबेंचर सस्पेंड जो होता है उसको हम डिबेंचर से राइट ऑफ कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, बैलेंस आउट कर देते हैं। डिबेंचर सस्पेंस कितने का था हमारा, 60 लाख का था। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई है बाहर, 1 करोड़ की ही आ गई है। तो बैंक लोन लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्यों आया, क्योंकि ये भी एक लायबिलिटी है, लोन है। डिबेंचर्स भी हमारी एक लायबिलिटी है, लोन है। और डिबेंचर सस्पेंस को हमने इससे एडजस्ट करा दिया, वाइप आउट कर दिया। तो हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग में कितना आ गया, 1 करोड़ आ गया। फिर कैश एंड बैंक बैलेंस में क्या आता है, जो हमारा कैश एट बैंक था, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन में जो बैंक वाला पोर्शन था। तो बैंक में कितने रुपए आए थे हमारे पास, 1 करोड़ रुपीज ही थे। तो ये इस तरीके से ये जो अमाउंट यहाँ पे हमने निकाली है वो हमने बैलेंस शीट में डालनी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग के आगे और कैश एट बैंक के आगे, बैलेंस शीट हमारी इक्वल हो जाएगी। लेकिन अगर हमने दूसरा मेथड अपनाया है जिसमें हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री पास नहीं कर रहे हैं, उस सिचुएशन में क्या क्या हट जाएगा, जिसको भी मैं रेड उससे मार्कर से मार्क कर रहा हूं वो पोर्शन तब रिमूव हो जाएगा। जैसे कि तब ना तो इशू के लिए इशू की एंट्री बन रही है, तो डिबेंचर्स वाला ये पोर्शन जो है और डिबेंचर सस्पेंस वाला जो पोर्शन है ये आपको बैलेंस शीट में नहीं शो करना है। बस आपने क्या शो करना है, बैंक लोन शो करना है और सिर्फ कैश एट बैंक शो करना है, खत्म हो जाएगा आपकी बैलेंस शीट। तो दोनों मेथड्स में अगर आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए आए तो कैसे आपको बैलेंस शीट प्रेजेंट करनी है वो मैंने आपके सामने बताया कि आपको पहले वाले में बैंक लोन भी और डिबेंचर डिबेंचर सस्पेंस सब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दूसरे मेथड से कर रहे हैं जहां पे कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं बना रहे हैं, उसमें आप सिर्फ बैंक लोन एंड जो आपका कैश एट बैंक है उसी को शो करेंगे और कुछ शो नहीं करेंगे और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा जब भी आप बैलेंस शीट बनाएं उसमें नोट नंबर और नोट्स टू अकाउंट जरूर बनाइएगा। क्लियर आपको वाली बात, इतना ही था इसकी क्लास में और बहुत छोटी क्लास थी ये, आपको समझ में आया आई होप।